यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी सुनने वाले मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस बारे में जानने का यत्न करेंगे कि जब हम मानवता के भविष्य की बात करते हैं और जब हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि मानवता को हम किसी सुनहरे भविष्य की ओर लेकर जाएं, तो फिर मित्रों वास्तव में मानवता को ऐसी किसी सुनहरे भविष्य की ओर वास्तव में लेकर कौन जाता है। यदि हर युग में मानवता इसी बात की अपेक्षा करती है कि हम किसी बेहतर भविष्य की ओर जाएं, कि हमारा कोई बेहतर समा आरंभ हो, कि हम किसी स्वर्णिम युग की ओर जाएं, तो मित्रों वास्तव में मानवता को उस स्वर्णिम युग की ओर, उस बेहतर भविष्य की ओर वास्तव में लेकर कौन जाता है और किस तरह से मित्रों मानवता ऐसे किसी नए युग की ओर जाती है, आज हम इसी बारे में समझने का यत्न करते हैं। मित्रों, पहले तो आप इस बात को समझें कि जब हम मानवता की बात करते हैं तो ये बात सत्य है कि मानव अपने आप को एक तरह के अंडर एस्टिमेशन में रखते हैं। हम मनुष्यों को सदैव इस तरह से लगता रहता है कि हम तो बड़े तुच्छ हैं, हम तो शायद कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि हमारे लिए तो सदैव कुछ किया जाएगा, हम तो मात्र इसीलिए बने हैं कि हमारे साथ कुछ भी किया जाए, कि हम तो बड़े ही तुच्छ जीव हैं और हमें जिस भी दिशा में लेकर कोई जाएगा हम उसी दिशा में जाएंगे। तो मित्रों, मनुष्यों में एक तरह की अंडर एस्टिमेशन है अपने आप को लेकर। हम मनुष्य स्वयं को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमें लगता है कि हम स्वयं तो कुछ कर ही नहीं सकते, और यदि हम किसी नए युग की ओर जाएंगे तो फिर हमें कोई और ही लेकर जाएगा, हम स्वयं तो नहीं जा सकते, कि हम तो बड़े तुच्छ जीव हैं, बड़े तुच्छ मानव हैं, हमारे भीतर तो कोई इस तरह की क्षमता उपस्थित नहीं है। लेकिन मित्रों, एक तरह की गलत फहमी, एक तरह की अंडर एस्टिमेशन होती है। वे एक प्रकार से असत्य को सत्य मानना होता है, क्योंकि मित्रों इस तरह से तो नहीं है कि मनुष्यों के भीतर वह महान सत्य उपस्थित नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के भीतर ही वह परम सत्य उपस्थित है और मनुष्यों के भीतर इस पृथ्वी में वह परम सत्य उपस्थित नहीं है। मित्रों, वह परम सत्य तो और वह परम ऊर्जा भी जो सब कुछ करने के लिए सक्षम है, वे जिस प्रकार से मंगल ग्रह पर उपस्थित है, उसी तरह से मित्रों वे पृथ्वी पर मनुष्यों के भीतर भी तो उपस्थित है। उसी तरह से मित्रों वे परम ऊर्जा, ऐसा तो नहीं है कि वे कहीं दूर कहीं परे उपस्थित है और हमारी पृथ्वी पर उपस्थित ना हो। मित्रों, उस पूरे ब्रह्मांड में हर बिंदु के ऊपर वही सत्य और वही ऊर्जा ही तो उपस्थित है। तो यदि मित्रों मानवता का कोई नया स्वर्णिम युग आरंभ होगा, तो मित्रों मानव उस बात के लिए पहले ही पूर्ण तौर पर सक्षम है। मानव के भीतर वह परम ऊर्जा पहले से उपस्थित है। अंतर मात्र इतना है कि मानव स्वयं को एक तरह की अंडर एस्टिमेशन में सदैव रखते हैं, कि मानव को सदैव इस तरह से लगता रहता है, मानव को सदैव इस तरह से जता दिया गया है कि आप तो बड़े तुच्छ जीव हैं, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, कि जिस भी तरह का समाज बना दिया जाएगा आपको तो उसी तरह से ही रहना होगा, कि जिस भी तरह का अतीत में चलता आया होगा अब तो उसी तरह से अंधकार में ही रहेंगे, उसी तरह से उसी मिथ्यास को मानते रहेंगे, कभी सत्य को जानने का यत्न न करेंगे। एक तरह का मित्रों गलत आभास मानव के भीतर बन जाता है सभ्यताओं के कारण। और ऐसा भी नहीं है कि सभ्यताओं के लाभ नहीं है। मित्रों, ये सभ्यता ही है जिस कारण से मानव के भीतर विकास भी हुआ है। लेकिन मित्रों, सभ्यताओं के कुछ गलत परिणाम भी होते हैं, और उनमें से ही यह परिणाम है कि हर मनुष्य ही, सबसे ऊपर बैठा राज्य से लेकर और सबसे गरीब मनुष्य तक, स्वयं को बंधा हुआ महसूस करता है। इस जगत में जो राजा है वह भी बंधा हुआ है समाज के साथ, समाज की धारणाओं के साथ, और जो बिल्कुल भिखारी है, जो बिल्कुल रंक है, वह भी बंधा हुआ है समाज की ही धारणाओं के साथ। तो मित्रों, वास्तव में कोई भी स्वतंत्र नहीं है इस पूरी मानवता में हमारी इस सभ्यताओं के कारण। तो जहाँ तो सभ्यताओं ने मानवता के विकास को गतिशील किया है, वहीं मित्र सभ्यताओं ने मानवता के मन को कहीं जकड़ा भी है, कहीं सिकोड़ा भी है, जिस कारण से हमारे भीतर एक तरह की अंडर एस्टिमेशन है कि यहाँ पर जो राजा है वह भी सोचता है कि यदि कोई नया युग आरंभ होगा तो फिर तो कोई परलौकिक शक्ति आकर ही उस युग को आरंभ करेगी।
कि यदि मानवता का कोई नया भविष्य आरंभ होगा तो फिर तो कोई डिवाइन फोर्स आकर ही उस नए भविष्य को आरंभ करेगी। तो मित्रों, हम इस बात को भूलते नहीं हैं कि क्या वे डिवाइन फोर्स हमारे भीतर उपस्थित है या नहीं। या फिर इस बात को हम कह दें कि हम तो कुछ अलग हैं और जो मंगल ग्रह है, जो बुध ग्रह है, जो तमाम तरह के ग्रह हैं, गैलेक्सीज हैं, तारे हैं, पूरा ब्रह्मांड है, वह कुछ अलग है। हम इस बात को भी नहीं कह सकते कि हम कुछ अलग हैं, क्योंकि यह बात सत्य नहीं है और हमें इस बारे में ज्ञात है कि सब कुछ पहले से एक है, एक अस्तित्व है। तो मित्रों, यदि सबसे सबसे पहले ही एक अस्तित्व उपस्थित है तो हर बिंदु पर उसी परम ऊर्जा का उपस्थित होना भी तो निश्चित है। तो किस तरह से हम इस बात की अपेक्षा करते हैं क्योंकि परलौकिक शक्ति आकर ही हमें किसी स्वर्णिम भविष्य की ओर लेकर जाएगी, हम स्वयं की उस परम ऊर्जा के साथ मित्रों एक तरह का छल नहीं करते कि हमारे भीतर ही सबसे महानतम शक्ति उपस्थित हो और हम बाहर से किसी शक्ति की अपेक्षा करें। हम बाहर की ओर देखते रहें कि शायद बाहर से कोई ऊर्जा आएगी और हमें किसी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएगी। हमारे भीतर वह परम ऊर्जा उपस्थित है, लेकिन उस परम ऊर्जा को पूर्ण तौर पर दरकिनार करके, उसे इग्नोर करके, उसके प्रति ध्यान ही न देकर सदैव बाहर देखकर ही मित्रों हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि शायद बाहर से कोई शक्ति आएगी और हमें बदलेगी, हमें किसी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएगी। यह मित्रों स्वयं के साथ ही एक तरह के छल करने के जैसे है कि आप अपनी ही वास्तविकता को भूलकर दूसरों को महत्वता दें। आपके स्वयं के भीतर सब कुछ पहले ही उपस्थित हो, लेकिन आप स्वयं की वास्तविकताओं को, स्वयं की क्षमताओं को भूलकर बाहरी वस्तुओं को, बाहरी विषयों को महत्वता दें। मित्रों, इसी तरह से है यदि कोई प्रधानमंत्री, किसी देश का प्रधानमंत्री या फिर किसी देश का राष्ट्रपति वे इस बात की अपेक्षा करे कि यदि मुझे अपने देश में, अपने राष्ट्र में कुछ बदलना है तो फिर मैं प्रधानमंत्री से बात करता हूँ। जो पहले ही प्रधानमंत्री है, जो पहले ही प्राइम मिनिस्टर है, वह स्वयं इस बात को बोल रहा है कि यदि मुझे अपने राष्ट्र को किसी नए युग में लेकर जाना है तो मैं किसी प्रधानमंत्री से बात करता हूँ, इस बात को भूलकर कि वह ही तो प्रधानमंत्री है। उसी तरह से मित्रों, यदि कोई राष्ट्रपति भी इस बात को सोचता है कि मैं अपने कंट्री को किसी बेटर फ्यूचर की ओर लेकर जाना चाहता हूँ और इस बात की अपेक्षा करता है कि मैं अब राष्ट्रपति से बात करता हूँ, तो मित्रों क्या वे एक तरह की हास्यास्पद बात ना हो जाएगी कि वे अपनी ही वास्तविकता को भूलकर, अपनी क्षमताओं को भूलकर बाहर अपेक्षा कर रहा है और वास्तविक क्षमता उसके भीतर उपस्थित है। कुछ इसी तरह की सच्चाई मित्रों मानवता की भी है। हमारे भीतर ही तो युग परिवर्तन के बेहतर समय की ओर मानवता को लेकर जाने के वे बीज पहले से उपस्थित हैं। हम ही तो वह विराट वृक्ष बनेंगे, हमारे भीतर ही तो वह क्षमता है। और मित्रों, कौन सी परलौकिक शक्ति की आप अपेक्षा करते हैं? और यदि आप किसी परलौकिक शक्ति की ओर देखते भी हों, यदि आप आकाश की ओर देखकर इस बात को कहें कि आकाश की ओर से कोई परम शक्ति आ जाए और हमारे भीतर कोई अंतर पैदा करे, तो मित्रों वह परम शक्ति से आपको यही उत्तर प्राप्त होगा कि मैं आपके भीतर भी तो उपस्थित हूँ। या तो मैं आपके भीतर उपस्थित ना हूँ, फिर तो आप आकाश की ओर देखो। तो मित्रों, जिस शक्ति की अपेक्षा हम बाहर से कर रहे हैं कि हम बेहतर भविष्य की ओर मानवता को लेकर जाना चाहते हैं, वह शक्ति पहले ही आपके भीतर उपस्थित है। तो जो बिंदु मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमें मानवता को किसी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाना है, मानवता की चेतना में एक तरह की क्रांति पैदा करनी है, जिस चेतना की क्रांति से अपने आप ही मित्रों मानवता का सारा कुछ बदल जाएगा। हम इस बात को समझें कि जो मानवता की चेतना की क्रांति है वह मानव स्वयं ही पैदा करेंगे। ना तो मानवता बदलेगी सामाजिक क्रांतियों से, ना तो मानवता बदलेगी मित्रों जंगों युद्धों से, क्योंकि जंग युद्ध भी तो हमने करके देख लिए हैं। मित्रों, भारत में जब बाहरी आक्रांताओं का शासन था, जो मुगल शासन था, तो आपको इस बारे में भली भांति ज्ञात होगा कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ियों तक उन मुगलों के साथ जंगें की हैं, कई जंगें की हैं।
इसी सोच में, इसी विचार में कि शायद जब हमारा शासन होगा, कि शायद जब हम इन मुगलों को परास्त करेंगे तो फिर हम अपने शासन को बड़े बेहतर ढंग से चलाएंगे और हमारे शासन में तो शायद एक तरह का स्वर्णिम युग आरंभ हो जाएगा। तो मित्रों, अतीत में हमारे पूर्वजों ने जंगों युद्धों के माध्यम से मानवता को एक बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाने का भी यत्न किया है, और वे यत्न वास्तव में इसी कारण से थे। इस बात को समझ करके जो मुगल हैं वे हमारी प्रजा को तंग कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को खराब कर रहे हैं। हमारी सभ्यता जो कहीं महान थी, उस सभ्यता को मात्र पियकड़ों की एक जमात बना रहे हैं, जिस तरह के वे स्वयं थे। तो हमारे भीतर एक तरह की वह इच्छा थी कि हम अपने कल्चर को नष्ट होने से बचाएं और हम अपने कल्चर को उसी सत्य में रखें। लेकिन मित्रों, क्या हमारे उन प्रयासों से भी हम मानवता को बदल पाए हैं? भले हमने कितनी भी जंगें क्यों ना की हों, क्योंकि वह भी तो एक तरह की रेवोल्यूशनरी वॉर ही थी जो हमारी मुगलों के साथ जंगें हुई हैं। आज हम अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर की तो बात करते हैं, आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर की बात तो करते हैं, लेकिन जो भारत में 17वीं 18वीं सदी में जो मुगलों के साथ हमने जंगें की हैं, वह भी तो मित्रों एक तरह की रेवोल्यूशनरी वॉर ही थी। भारत में एक तरह की नई क्रांति पैदा करने की जंग। लेकिन मित्रों, उससे भी हम वास्तव में कुछ भी नहीं बदल पाए हैं, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि ना तो हम जंगों के माध्यम से, युद्धों के माध्यम से, ना हम सामाजिक क्रांतियों के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से, भले हम पार्लियामेंट भी बना लें। मित्रों, पार्लियामेंट भी तो इसी बात को सोचकर बनाया गया है कि वह लोगों की एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है। तो मित्रों, क्या पार्लियामेंट के माध्यम से लोगों की वास्तव में रिप्रेजेंटेशन हो गई? आज भी सड़क पर चलता मनुष्य, घर में बैठा मनुष्य इसी बात को कहता है कि उसे कोई न्याय नहीं प्राप्त होता, कि उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो मित्रों, किस तरह का समाज हम इन माध्यमों से बनाने का यत्न कर रहे हैं? भले अपेक्षा हमारी यही है, भले चाहते वह लोग भी यही थे जिन्होंने पार्लियामेंट बनाया था, जिन्होंने भारत में भी मुगलों के साथ जंगें की थी। अपेक्षा सदैव यही होती है कि हम मानवता को किसी बेहतर और विकसित भविष्य की ओर लेकर जाएं। लेकिन मित्रों, ना तो जंगों के माध्यम से, ना ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से, और ना ही पहले की राजाशाही के माध्यम से यह बात संभव हो पाई है कि हम मानवता को किसी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा सकें। भले वह साम्यवाद हो, भले समाजवाद हो, कम्युनिज्म हो, कुछ भी हो, मानवता मित्रों वहीं खड़ी है। एक मनुष्य मात्र दूसरे मनुष्य का शोषण, दूसरे मनुष्य के धन को छीनकर अपने घर में रखना मात्र चाहता है। इससे अधिक किसी मनुष्य की कोई सोच नहीं है, अधिकांश तौर के ऊपर। तो मित्रों, इन क्रांतियों से, बाहरी क्रांतियों से हम मानवता को नहीं बदल पाए हैं, किसी नए युग की ओर नहीं लेकर जा पाए हैं। तो वास्तव में मानवता का नया युग मित्रों आरंभ कैसे होगा? कौन करेगा? मित्रों, आप इस बात को मानकर चलें कि मानवता का नया युग तो आरंभ होगा ही, और सदैव यही चेष्टा मनुष्यों की रही भी है, चिंतकों की रही है कि हम मनुष्यों को किसी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा सकें। लेकिन मित्रों, उस बेहतर भविष्य की ओर मानवता को आप स्वयं ही लेकर जाएंगे, अपनी ही चेतना को आंदोलित करके। पहले अपने सत्य को खोज कर कि मैं वास्तव में कौन हूं, और मेरे चारों ओर ये जो ब्रह्मांड है वह वास्तव में क्या है। जब मित्रों आपकी चेतना में एक तरह का आंदोलन पैदा होगा, जब आपको इस बारे में ज्ञात होगा कि आपका वास्तविक और सत्य रूप क्या था, और जिस पदार्थ को आप पदार्थ समझ रहे थे उसका भी सत्य रूप क्या था, तो मित्रों आपके भीतर जो क्रांति पैदा होगी, उससे ही मित्रों आप पूरी मानवता को किसी नए युग की ओर लेकर जा पाएंगे। तो आप स्वयं को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस तरह से ना सोचें कि शायद कोई परलौकिक शक्ति आएगी और आपको किसी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाएगी। आप स्वयं ही मित्रों स्वयं को किसी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जाने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि इस बात को समझें, इस बात को न भूलें कि इस पूरे अस्तित्व के हर बिंदु के ऊपर वही परम शक्ति, वही परम ऊर्जा उपस्थित है जो आपके भीतर भी तो उपस्थित है। तो आप स्वयं की उस परम ऊर्जा को पहचानें, इस बात को समझें कि यदि हमें मानवता का कोई बेहतर भविष्य बनाना है तो वह किसने बनाना है? किसी एक मनुष्य ने वह नहीं बनाना, और ना ही मित्र कोई एक मनुष्य यह कार्य कर सकता है। पूरी मानवता को
तो मित्रों मानवता ही स्वयं बदलेगी, क्योंकि हम पूरी मानवता को बदलने की बात करते हैं, एक नया युग, एक नई ह्यूमैनिटी को स्टार्ट करने की बात करते हैं। तो मित्रों पूरी मानवता तो तब बदलेगी जब प्रत्येक मनुष्य बदलेगा, जब एक भी मनुष्य इस तरह का अछूता न रह जाए जिसे स्वयं के सत्य के बारे में और इस अस्तित्व के सत्य के बारे में ज्ञात ना हो। तो पूरे विश्व के स्तर तक मित्रों आपको एक तरह की क्रांति पैदा करनी होगी, मानव की चेतना की क्रांति, जिसमें हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर उपस्थित है उसे इस बारे में ज्ञात हो कि उसका सत्य रूप क्या है, और जिस ब्रह्मांड में वह विचरण करता है उसका भी वास्तविक रूप क्या है। कि क्या जिस ठोस पदार्थ को वह ठोस ही समझ रहा था, क्या वह वास्तव में ठोस था, या फिर उसका वास्तविक रूप कुछ और ही था और वह किसी और ढंग से ही, काल्पनिक ढंग से उस पदार्थ को सदैव देख रहा था। क्या उसकी मानव देह का आकार भी, उसकी मानव देह का होना भी कुछ और था, और जिस ठोस रूप से अपनी मानव देह को वह सदैव देखता था वह एक तरह की काल्पनिकता थी, एक तरह की गलत दृष्टि थी। मित्रों इन सत्यों को जानने के उपरांत ही मानवता स्वयं ही मानवता को किसी नए और बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा पाएगी। क्योंकि मित्रों आप इस बात को समझें कि हर तरह का नया सत्य और हर तरह के नए सत्य की खोज मानवता में कई तरह के अंतर पैदा करती है, भले वह कोई साधारण तरह का सत्य ही क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर जैसे अग्नि की खोज हुई थी 70,000 वर्ष पहले। तो मित्रों अग्नि की खोज से जो मनुष्य पहले डरे डरे से गुफाओं में छिप कर रहते थे, क्योंकि ना तो मनुष्यों के पास कोई तीखे दांत थे, कोई तीखे नाखून थे कि वे दूसरे जंगली जानवरों के साथ मुकाबला कर पाते। मनुष्य एक बड़ा ही कमज़ोर सा जीव था, जिस कारण मित्रों मानव सदैव गुफाओं में छिप कर रहते थे। कई हजारों वर्ष तक मनुष्य मित्रों इसी तरह से जिए हैं, गुफाओं में ही छिपकर, जंगली जानवरों से डरकर। लेकिन मित्रों जब अग्नि की खोज की गई तो मानवता का पूरा इस पृथ्वी पर रहना ही बदल गया। उस अग्नि की खोज से मित्रों वही डरे हुए मनुष्य इस पूरी पृथ्वी के सम्राट बने। उन्होंने तमाम तरह के जंगलों को जला दिया, उन जंगलों में जो जंगली जानवर थे वे भी उनके साथ ही जल गए। उनके पास अग्नि थी, जिस अग्नि के भय के कारण जंगली जानवर उनके निकट आते ही नहीं थे। उन जंगली जानवरों के मन के भीतर मित्र कुछ इस तरह का भय मानव के द्वारा बिठा दिया गया था। तो किस तरह से एक सरल सा नया ज्ञान, मात्र अग्नि की ही खोज मित्रों पूरी मानवता का अस्तित्व ही बदल सकती है। और जब आज हम बात करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं की उस ज्योति को, स्वयं की उस लो को, स्वयं के उस सत्य को खोजने के लिए सक्षम होगा, तो मित्रों क्या आप इस बात की अपेक्षा नहीं करते कि फिर इससे भी एक नया युग, एक नई मानवता, एक नया भविष्य ही आरंभ होगा। इसके भी प्रभाव कोई छोटे नहीं होने वाले हैं। इसके भी प्रभाव मित्रों कहीं विराट कहीं विशाल होंगे। और वह तो मात्र अग्नि की खोज थी, मात्र कुछ चिंगारियों की खोज थी। वह परम सत्य की खोज तो उस परम ऊर्जा की खोज है जो मात्र पृथ्वी ही नहीं लेकिन पूरे ब्रह्मांड का वास्तविक रूप है, पूरे ब्रह्मांड के स्तर तक वह पसरी हुई है। तो मित्रों इतनी विराट खोज के उपरांत आप इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि किस तरह के प्रभाव हमारी मानवता के ऊपर, हमारे मानव समाज के ऊपर होंगे। यह भविष्य तो अवश्य आरंभ होगा, लेकिन इसके साथ आप इस बात को समझें कि यह भविष्य आपको स्वयं आरंभ करना है। पहले अपनी अंडर एस्टिमेशन को निकाल कर कि मैं उस सत्य को नहीं जान सकता, कि उस सत्य को तो मात्र थोड़े से मनुष्य जान सकते हैं, कि शायद कोई गौतम बुद्ध हुए थे जिन्होंने उस सत्य को जाना था। मैं कौन होता हूँ सत्य को जानने वाला? आपके भीतर जो मित्रों एक तरह की अंडर एस्टिमेशन है, पहले तो आप उस अंडर एस्टिमेशन को निकालें। आप स्वयं को इस बारे में समझाएं कि आपके भीतर जो सत्य उपस्थित है, आपके बाहर भी वही सत्य उपस्थित है। और जो सत्य गौतम बुद्ध ने जाना था, ऐसा तो नहीं है कि वह सत्य आपके भीतर उपस्थित नहीं है और मात्र गौतम बुद्ध के भीतर ही उपस्थित था। जिस वृक्ष के नीचे वह बैठे थे मात्र वहीं उपस्थित था। मित्रों जहां पर भी आप बैठे हैं वह सत्य वहां भी तो उपस्थित है, आपके भीतर भी और आपके बाहर भी। तो आप स्वयं को गौतम बुद्ध से मित्र को कम न समझें। अब प्रत्येक मनुष्य गौतम बुद्ध बन सकता है यदि आप स्वयं की उस परम ऊर्जा को, परम शक्ति को पहचानने का यत्न करेगा, इस बात का साहस करेगा। आप ही मित्रों मानवता को एक बेहतर भविष्य की ओर,
एक बेहतर युग की ओर लेकर जा पाएंगे। तो मित्रों, आज के सुबह के व्याख्यान में मेरा यही बात आपको समझाने का यत्न था। यदि फिर भी आपके मन में किसी तरह की कोई शंकाएं होती हैं, किसी प्रकार के कोई प्रश्न उठते हैं, तो मित्रों आप कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी शंकाओं को निवृत्त कर सकूं।